नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है गरीबी। रमेश एक कोने में चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी आंखों के आंसू बहकर सूख चुके थे। कुछ ही दूरी पर पड़ोसियों ने सर्दी के सितम को देखकर आग जलाने के लिए लकड़ियों का इंतजाम करके आग जला दी थी। सामने ही एक टूटी खाट पर रमेश का बेटा मुन्ना की लाश पड़ी हुई थी, जिसके शरीर पर कपड़ों के नाम पर फटा पुराना बनियान निक्कर था। रमेश के पास ही बैठी उसकी बीवी शीला का रोना उसके कलेजे में तीर की तरह चुभ रहा था। घर में आस पड़ोस वालों की भीड़ बढ़ने लगी थी और औरतें लगातार शीला को दिलासा दे रही थी। देर रात से रोती बिलखती शीला के आंसू भी अब सूख चुके थे। सुबह सूरज की किरणें धूप के रूप में रमेश के आंगन में उतर चुकी थी और मुन्ना की मुर्दा देह को न जाने कैसी तपिश देने की कोशिश कर रही थी। धूप से सर्दी का सितम थोड़ा कम सा हो गया था, पर यह सब हुआ रमेश के बेटे के जाने के बाद। अगर उसके पास भी पहनने ओढ़ने के लिए कुछ होता तो शायद मुन्ना जिंदा होता। रमेश ने लाख कोशिश की कि कहीं से पैसों का इंतजाम कर गर्म कपड़े खरीद ले, लेकिन कुछ भी मुमकिन ना हो सका। उसकी झोपड़ी भी ऐसी न थी कि ठंड से बचाव हो सके। रमेश उस दिन को कोस रहा था जब उसने एक मासूम बच्चे की जान बचाने का फर्ज निभाया था। कितना खुश था वह अपनी बीवी शीला और बेटे मुन्ना के साथ। रमेश एक ईंट भट्टे पर मजदूरी करता था। हर रोज उसे मजदूरी में ज्यादा रुपए तो नहीं मिल पाते थे, लेकिन फिर भी वह अपना और अपने परिवार का भरण पोषण किसी तरह सुकून से कर लेता था। उसके मजदूर साथी हमेशा यही कहते थे कि रमेश जितना भी परेशान रहता हो पर हमेशा हंसता ही रहता है। पर उसकी खुशियों भरी जिंदगी में ऐसा बवाल मचा कि उसके चेहरे से हंसी हमेशा के लिए गायब हो गई। रमेश उस दिन भी हमेशा की तरह मजदूरी करने ईंट भट्टे पर जा रहा था कि तभी उसने देखा सामने की कॉलोनी से निकलकर एक बच्ची अपनी छोटी सी साइकिल चलाती हुई सड़क पर आ गई थी। शायद उस बच्ची की देखभाल करने वाली आया उसे छोड़कर अंदर चली गई थी। इन बड़े लोगों के ठाठ भी बड़े अजीब होते हैं कि अपने खुद के बच्चे को पालने के लिए भी इन्हें किसी और की जरूरत पड़ती है। शायद अपने पैसों का रुतबा दिखाने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं। तभी तेज बजते हॉर्न ने रमेश का ध्यान सड़क की तरफ गया। एक ट्रक तेजी से उस बच्ची की ओर आ रहा था। रमेश समझ गया कि उस बच्ची को बचाने के लिए शोर मचाना फिजूल है और वहां उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ा। जैसे ही वह बच्ची के करीब पहुंचा तो उसे उठाकर दौड़ा कि तभी उस ट्रक की एक जोरदार टक्कर लगी और उसके हाथ से बच्ची उछलकर दूर जा गिरी। रमेश चीख पड़ा। उसे कुछ शोर सुनाई दिया और उसके बाद वह बेहोश हो गया। जब रमेश को होश आया तो उसने एक कमरे में नजर डाली और दीवार पर लगे खस्ता हाल कैलेंडर से अंदाजा लगा दिया कि वह किसी सरकारी अस्पताल में है। तभी उसने हिलने की कोशिश की तो उसके शरीर में एक दर्द की लहर सी दौड़ गई। इसके बाद उसे बच्ची की याद आई। कुछ ही पलों में कमरे में शीला मुन्ना को लेकर आ गई। शीला के उलझे बाल और सूजी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था कि वह कई रातों से सोई नहीं थी। रमेश को नहीं पता था कि वह कितने दिनों से अस्पताल में था और शीला ने कैसे उसके इलाज के लिए पैसों का इंतजाम किया होगा। तभी उसके पैर में तेज दर्द उठा। उसने पैर हिलाने की कोशिश की तो पाया कि उसका पैर था ही नहीं। यह महसूस होते ही वह अंदर तक सिहर गया। मेरा पैर। रमेश के मुंह से बहुत ही मुश्किल से दो शब्द निकले। ट्रक की टक्कर से आपका एक पैर कई जगह से फ्रैक्चर हो गया था, जो किसी तरह से भी जुड़ने के हालात में नहीं था। लिहाजा हमें आपका पैर काटकर अलग करना पड़ा, वरना शरीर में जहर फैलने की वजह से आपकी जान भी जा सकती थी, अंदर आते हुए एक डॉक्टर ने बताया। कुछ दिनों बाद ही रमेश को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। घर के हालात बद से बदतर हो चुके थे। शीला भी अब आस पड़ोस के घरों में चौका बर्तन करने लगी थी, जिससे जैसे तैसे गुजर बसर हो रही थी। शीला ने ही रमेश को बताया कि ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर भाग गया। उस बच्ची के माता पिता ने यह एहसान कर दिया था कि ऊंची पहुंच के चलते उसे उठाकर सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया, पर उसके बाद उन लोगों ने उसका हालचाल पूछने की भी जरूरत नहीं समझी और नाते रिश्तेदारों ने तो 3-4 दिन के बाद ही आना बंद कर दिया कि कहीं कुछ देना न पड़ जाए।
रमेश अब बैसाखियों के सहारे ही था। शीला को देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद अपने हाथों से उसकी खुशी और जवानी दोनों पर ग्रहण लगा दिया था। घर की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो चुकी थी। शीला द्वारा कमाए गए रुपयों से जैसे तैसे 2 वक्त का खाना ही मिल पा रहा था। इसी बीच रमेश को घने अंधकार के बीच रोशनी की एक किरण चमकती दिखाई दी। पता चला कि सरकार की ओर से जरूरतमंदों और गरीबों के लिए कई योजनाएं शुरू कर दी गई है, जिसके लिए वह सभासद चेयरमैन से लेकर विधायक और सरकारी अफसरों की चौखट के चक्कर लगाता रहा। लेकिन हर जगह उसे बस आश्वासन ही दिया गया कि जल्द ही आपको सरकारी सुविधाएं दे दी जाएंगी, पर उसे कुछ नहीं मिल पाया, क्योंकि वह किसी भी जांच अधिकारी को अपनी बेबसी और मजबूरी के अलावा और कुछ न दे सका। गरीबी ने उसकी कमर तोड़ रखी थी। इस बार की सर्दी रमेश की परेशानियों को बढ़ाने आई थी। कड़ाके की सर्दी होने के बावजूद उसके पास गर्म कपड़े के नाम पर कुछ भी नहीं था, और तो और उसके बेटे मुन्ना के लिए भी कुछ नहीं था। शीला ने बहुत कोशिश की थी कि गर्म कपड़ों का इंतजाम हो सके, लेकिन कुछ न हो सका। सर्दी का कहर सितम पर था। घना कोहरा और चल रही शीतलहर रमेश के परिवार पर पूरी तरह से कहर बरपा रही थी। इसी बीच बेटे मुन्ना को सर्दी ने अपने आगोश में ले लिया। शीला जैसे तैसे पैसों का इंतजाम करके मोहल्ले के नीम हकीम डॉक्टर से दवा लेकर मुन्ना को खिला रही थी, लेकिन तबीयत में सुधार न होते देख उसे डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए और मुन्ना को किसी बड़े डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा। जिसके बाद रमेश मुन्ना के इलाज के लिए सरकारी अस्पताल भी गया, पर वहां भी सही इलाज न हो पाया, क्योंकि सरकारी डॉक्टर बाहर की दवा ही लिख कर देते थे, जिन्हें खरीदने में वह पूरी तरह नाकाम था। शीला ने डॉक्टर साहब से विनती भी की थी कि उसके बेटे को बाहर की दवा न लिखकर अंदर से ही दवा दी जाए, लेकिन डॉक्टर ने उसकी एक न सुनी। रमेश अपने बचपन के दोस्त से रुपए उधार लेने गया, लेकिन उसने भी काम धंधा न चलने का बहाना बनाकर उसे टाल दिया। वह बुझे मन से वापस चला आया। उसका मन कर रहा था कि इससे अच्छा तो वह उसी दिन मर गया होता जब वह सड़क हादसा हुआ था। आज जब रमेश ने घर की चौखट पर कदम रखा, तब शीला की जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। उसने अंदर जाकर देखा कि मुन्ना अपना इलाज का इंतजार करते करते हमेशा के लिए सो गया था। यह देखकर वह वहीं जमीन पर बैठ गया। वह खुद को ही मुन्ना का कातिल समझ रहा था। उसके पास तो मुन्ना के कफन दफन के लिए भी पैसे नहीं थे। अरे यह सब क्या हो गया, हमें तो पता ही नहीं चला। एक बार कुछ बताया तो होता। कभी किसी के ऊंचे स्वर में बोलने की आवाज सुनकर रमेश की तंद्रा टूटी। रमेश ने देखा कि मोहल्ले का सभासद किसी बड़े नेता को अपने साथ लाया था। उस नेता के साथ उसके कुछ कार्यकर्ता भी थे, जो शीला से पूछ रहे थे। दूसरी ओर कुछ लोग मोबाइल फोन से धड़ाधड़ उनके फोटो खींच रहे थे। ये लो 10,000 रुपए और बच्चों के कफन दफन का इंतजाम करो। उस नेता जैसे दिखने वाले आदमी ने पैसे रमेश के हाथ में पकड़ा दिए। निकल जाओ यहाँ से, कोई जरूरत नहीं यह सब दिखावा करने की, और ले जाओ अपने ये रुपए। रमेश का मन जोर से चीखने को कर रहा था, पर सामने पड़ी बेटे की लाश को देखकर उसकी चीख न जाने कहाँ गुम हो गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, मेरी आपसे यही विनती है, अगर आपके आसपास भी रमेश और शीला जैसे लोग हो तो प्लीज उनकी मदद जरूर करें। आपकी एक मदद से किसी के परिवार में खुशहाली आ सकती है। धन्यवाद।